हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। देखिए प्रोबेबिलिटी सबसे पहली बात होता क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी सिंपल आपके चांसेस की बात होती है कि हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि मेरे चांसेस हैं मैथ्स के पेपर में इतना स्कोर करने का। चांसेस की आपने बात करी, आपने बोला परसेंटेज कि मैं 90% चांसेस है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लूंगा। तो जो 90% चांसेस हैं वो बेसिकली है क्या, वो कुछ नहीं, आपका प्रोबेबिलिटी ही है। वो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका सिंपल लैंग्वेज के अंदर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जो चांसेस किसी भी चीज के चांसेस, आप कहते हैं कि सर आज बारिश होने के चांसेस 10% है, तो 10% क्या हो गया, बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें पे चांसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं कि मेरे चांसेस है मैं इतना स्कोर कर लूं, चांसेस है कि आज ये हो जाए, चांसेस है कि आज विराट कोहली 100 कर देगा, या चांसेस है कि आज तेंदुलकर 100 स्कोर कर लेगा। सो ये चांसेस सारे जो है वो अल्टीमेटली है कि आपके प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के कितने चांसेस हैं, कितनी परसेंटेज पॉसिबिलिटी है, ये सब चीजें क्या हो गई बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो यही सब प्रोबेबिलिटीज हम लोग बात करेंगे हमारी डिटेल में कि उनकी टेक्निक्स क्या होती है, उसका फॉर्मुलेस क्या होते हैं, हम उसको कैसे किसी भी केस के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हमें बात करना है। ये चैप्टर के अंदर हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कुछ उसकी मैथमेटिकल चीजें क्या होती है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड देन उसके टेक्निक जैसे थ्योरम्स वगैरह हैं हमारे पास, कुछ हम उन थ्योरम्स की बात करेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, ऑल द पार्ट ये स्टैटिस्टिक्स का है, बट इसके अंदर काफी सारा हमारा मैथमेटिक्स यूज होता है। ठीक है। तो उन दो तीन चीजों को हमें ध्यान रखना है। पहली बात, हमें स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो समझेंगे, और फिर हम इसके मैथमेटिकल चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की। सो अ टर्म प्रोबेबिलिटी इन ऑल लाइक्लीहुड, चांस, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट। देखिए लाइक्लीहुड, चांस, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट आर टू फैमिलियर नाउडेज। जैसा मैंने आपको बोला कि ये सब चीजें क्या हम अपने डे टू डे लाइफ में ना काफी यूज करते हैं इन सब वर्ड्स को, एंड दे हैव देयर ओरिजिन इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। In recent time, probability has developed itself into a full-fledged subject and become an integral part of statistics. The theories of testing, hypothesis, and estimation are based on probability. देखिए, hypothesis testing and estimation that is not part of our syllabus, so मैं उन चीजों के ऊपर डिटेल में बिल्कुल भी जाऊंगा। मेन फोकस है हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मैं उसी के ऊपर स्टिक रहूंगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन ये हमारा इससे एक एक्सटेंडेड आगे का काम होता है, प्रोबेबिलिटी के आगे का काम स्टैटिस्टिक्स वगैरह के अंदर, बट वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। It is rather surprising to know that the first application of probability was made by a group of mathematicians in Europe about 300 years back to enhance their chances of winning in different games of gambling. So देखिए, सबसे पहले आपका प्रोबेबिलिटी यूज कहां पे हुआ था, आपका गैम्बलिंग के अंदर, क्योंकि गैम्बलिंग अल्टीमेटली है क्या, सारा आपका चांसेस के ऊपर है कि भाई सपोज कीजिए आप किसी कोई आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि चांसेस हैं, लेट्स से अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि विराट कोहली आज 100 स्कोर करेगा, तो ये गैम्बल तो अपने आप में आपको श्योरिटी तो है नहीं कुछ भी, सब कुछ अनसर्टेन है आपका, आपको कुछ नहीं पता, आप भगवान, हम ना मैं आप भगवान हूं, ना ही आप भगवान है, तो कोई भगवान तो है नहीं यहाँ पे, बट हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से 100% 90% चांस है कि आज विराट कोहली 100 स्कोर करेगा। कोई कह सकता है नहीं 10% ही चांसेस हैं कि आज वो 100 स्कोर करेगा। सो ये इंडिविजुअल बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है, और सारा चीज क्या है आपकी गैम्बलिंग के ऊपर ही है। तो 300 इयर्स बैक सबसे पहले गैम्बलिंग इन द प्रोबेबिलिटी को यूज किया गया था। लेटर ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज डेवलप्ड बाय, ये कई सारे हमारे स्टैटिस्टिशियंस एंड मैथमेटिशियंस के नेम हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज को डेवलप किया था। जो आज के समय में हम सारी अपनी थ्योरीज और थ्योरम्स वगैरह को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो सब इन्हीं लोगों ने डेवलप करी थी। सो अब्राहम डी मोर्से, पियर सिमोन डी लैप्स ऑफ फ्रांस, रिवरेंड थॉमस बेस। देखिए बेस थ्योरम हम लोग आगे जाके बात भी करेंगे। सो ये बेस थ्योरम रिवरेंड थॉमस बेस ने डेवलप किया था। ए फिशर, शेप्सेव, मार्कोव, किंचिन, कोलमोग्रोव, ये सब रशिया के थे। सो मैथमेटिशियन एज वेल एज स्टैटिस्टिशियन। सो मैथमेटिक्स आपका काफी क्लोजली आपका मैथमेटिक्स से लिंकअप होता है। ठीक है जी। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। देखिए सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो मेरे बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव का मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल के बिलीफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हो गया आपका सब्जेक्टिव। बट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जिसमें हम लोग प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स को रन करते हैं। ठीक है जी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। देखिए आप अगर आप मेरे पर्सनल जजमेंट की बात करेंगे, मैं कहूंगा मेरे सारे स्टूडेंट्स 100 स्कोर करेंगे। सो वो क्या हो गया, वो मेरा पर्सनल जजमेंट है, बट वहां पे क्या है, एक बायसनेस है। 100 स्कोर करना, सारे स्टूडेंट्स मेरे 100 स्कोर करेंगे, तो अपने आप में काफी सारा बायसनेस वाली बात होगी ना वो। सो आपका सब्जेक्टिव में क्या होता है, पर्सनल जजमेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल जजमेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। सच इट मे इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बिलीफ, एटीट्यूड एंड बायस ऑफ द पर्सन अप्लाइंग इट।
अब देखिए मैं कह रहा हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स 100 स्कोर करेंगे, तो 100% ये बायसनेस वाली बात होगी ना कि भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्कोर करेंगे। सो बायसनेस वाली बात होगी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में क्या होता है आपका, बायसनेस की दिक्कत आती है। हाउएवर इन द फील्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या आपके अनसर्टेन है, आपको फ्यूचर तो पता नहीं है, दिस वुड बी क्वाइट हेल्पफुल एंड इट इज बीइंग अप्लाइड इन द एरिया ऑफ डिस्कशन मेकिंग मैनेजमेंट। This subjective probability is beyond the scope of our present discussion. We are going to discuss objective probability in the remaining sections. ठीक है जी। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है, हम लोग एक बार उनके बारे में बात करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू द प्रोबेबिलिटी पार्ट। सो फर्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक आप एक्शन करते हैं, कोई भी एक परफॉर्म करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, जिससे क्या होता है आपके सर्टेन रिजल्ट्स आते हैं, सर्टेन रिजल्ट्स आते हैं आपके। एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट्स। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया कि चलो आज हम मैथ्स को ऐसे पढ़ के देखते हैं, आपने कुछ जिस भी तरह से अगर आप पढ़ने का एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट रिजल्ट जरूर आएगा। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। बट जब बात करता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, रैंडम वर्ड आ गया, रैंडम का मतलब रैंडमली हो रहा है, जो भी आपका कुछ भी वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है आपकी, अनसर्टेन। जब भी आप रैंडम की बात करते हैं वो क्या हो गया आपका, अनसर्टेन हो गया। So an experiment is defined to be random if the results of the experiment depend on chances only. जो आपका रिजल्ट है वो क्या है आपके अनसर्टेन है। देखिए एक्सपेरिमेंट में मैंने बोला था कि आपके क्या थे सर्टेन रिजल्ट से, बट यहां पे बोल रहा हूं आपके अनसर्टेन रिजल्ट से। वो डिपेंड करते हैं आपके, यहां पे आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। सो आपका जो रिजल्ट है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन रिजल्ट है आपका। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार आपको। तो रैंडम के अंदर बेसिकली क्या हो गया आपका, अनसर्टेन रिजल्ट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड देन वी गेट टू आउटकम्स, हेड एंड टेल। अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो आपका या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट यहां पे क्या है आपका अनसर्टेन है आपका आउटकम, या तो हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है, बट आप सर्टेनली कुछ नहीं कह सकते। सर्टेनली आप तभी कह पाएंगे जब दोनों साइड हेड होगा या दोनों साइड टेल होगा, बट ऐसा तो नॉर्मल लाइफ में होता नहीं है। अगर आप एक फेयर कॉइन की बात करेंगे या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। सो उस केस में क्या हो गया आपका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। सो अनसर्टेन रिजल्ट्स। It is impossible to say in advance whether a head or tail would turn up when we toss the coin once. Thus, tossing a coin is an example of random experiment. Similarly, rolling a dice, dice का मतलब 1 2 3 4 5 6, जो कि हम लोग हमेशा लूडो वगैरह और उन सब गेम्स में यूज करते हैं। So, rolling a dice, drawing items from a box containing both defective and non-defective items, ये सब क्या हो गया बेसिकली आपके random experiments हो गए, because you are not sure about the results, you are uncertain about the results. Drawing cards from a pack of well shuffled 52 cards are all random experiments. Then हमने experiments बात करी, हमने random experiment बात करी। Now the third term is events. Events basically क्या हो गया आपके outcomes, आपके possible results. So the results और outcomes of a random experiment are known as events. So जो भी आपके possible outcomes है, जैसे हमने coin को toss किया तो आपका head या फिर tail, ये दो चीजें आ सकती हैं। So दोनों basically क्या हो गए आपके, ये दोनों हो गए आपके events. Sometimes events may be combination of outcomes. So हम लोग हमेशा events को कैसे बोलते हैं, या तो simple events जिसको हम लोग elementary बोलते हैं, and the second is composite or compound. So an event is known to be simple if it cannot be decomposed into further events. अगर आप उसको decompose मतलब आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाएगा आपका simple, और अगर आप कर सकते हैं तो वो कहलाएगा आपका composite. So जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आपने कहा tossing a single coin, आपने सिंगल कॉइन को टॉस किया तो या तो आपके पास हेड आ गया या फिर आपका टेल आ गया, ये दो ही आउटकम हो सकते हैं। तो अब इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, या तो हेड आ गया बात खत्म, या तो टेल आ गया बात खत्म। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली सिंपल इवेंट्स। बट जब मैं बात करता हूं टॉसिंग टू कॉइन्स, अगर मैंने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो देखिए पहले कॉइन पे सपोज कीजिए हेड आ गया, फर्स्ट कॉइन पे क्या आ गया मेरा हेड, उसके बाद क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर हेड टेल आ सकता है। सो पहले के बाद मेरा जो दूसरे वाला जो मेरा दूसरा कॉइन का मैं टॉस करूंगा तो उसका जो मेरा रिजल्ट्स है, उसके जो आउटकम्स है उसको मैं डीकंपोज कर सकता हूं। इसी तरह से अगर टेल आता है पहले कॉइन पे तो टेल हेड या फिर टेल टेल। सो डीकंपोजिशन हो गया ना यहां पे आपका, पहले इवेंट के बाद जो दूसरा इवेंट है उसमें डीकंपोजिशन हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया मेरा कंपोजिट इवेंट। So, tossing a coin once provides us two simple events, namely head and tail. On the other hand, a composite event is one that can be decomposed into two or more events.
Getting ahead when a coin is tossed twice is an example of composite event, as it can be split into the events head tail, tail head, which are both elementary events. ये जो बाद में मेरे events आए हैं, ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे बेसिकली सिंपल इवेंट्स हो गए, बट जब मैं इन पूरे की बात करूंगा तो ये मेरे क्या हो गए, आपके कंपोजिट इवेंट्स हो गए, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई स्टेप नहीं है, बट इसके बाद मेरे पास एक और स्टेप है, एक और मेरे पास स्टेज है यहां पे, ठीक है जी। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारी टर्मिनोलॉजी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए नाम बता रहा है आपको एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव को आप सिंपली समझ सकते हैं, मतलब जिसका आपका कॉमन एरिया जो है वो क्या है, जीरो है, कॉमन एरिया इज जीरो, कॉमन इज जीरो, आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों इवेंट्स क्या हैं, आपके अलग अलग हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंपल चीजों को मैं समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कॉमन इज जीरो। सो देखिए हम यहां पे पढ़ते हैं इसको एक बार। अ सेट ऑफ इवेंट्स A1, A2, A3 इज नोन टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ नॉट मोर देन वन ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब दो एक साथ नहीं हो सकते, या तो एक हो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा, या तो थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा, दो एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। टू कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, इट मींस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। Thus, occurrence of one such event implies the non-occurrence of other event of the set. Once a coin is tossed, we get two mutually exclusive events, head and tail. ठीक है जी, सिंपल चीज होगी क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्ट करना, मतलब हर एक चीज को इंक्लूड करना, ऑल आर इंक्लूडेड। मैं यहां पे जानबूझ आपको सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं ताकि आपको समझने बहुत आसानी रहे। देखिए एक्सक्लूसिव, कॉमन इज जीरो, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट मतलब सब कुछ इंक्लूड हो गया आप में। तो देखिए द इवेंट्स A1, A2, A3 आर नोन टू फॉर्म एन एग्जॉस्टिव सेट इफ वन ऑफ दीज इवेंट्स मस्ट नेसेसरीली अकर। मतलब देखिए जब मैंने क्या बोला, ऑल आर इंक्लूडेड, अगर आपके सारे इवेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं तो इसमें से तो कुछ ना कुछ आपका इवेंट होगा ही होगा ना। जब मैं कह रहा हूं कि आपका सब कुछ, ये आपका सबसे बड़ा वाला सेट है, आपका एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो गया, उसमें अंदर सब कुछ आ गया, तो अगर इसमें से कोई भी सबसेट अगर आपका हो रहा होगा तो वो तो इसके अंदर से होगा ही होगा ना। तो वही तो इसलिए लिखा है वन ऑफ दीज इवेंट मस्ट नेसेसरीली अकर, मतलब उसके अंदर से तो कुछ ना कुछ होना जरूरी है। एज एन एग्जांपल द टू इवेंट्स हेड एंड टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस आर एग्जॉस्टिव एज नो अदर इवेंट एक्सेप्ट दीज टू कैन अकर। देखिए अगर मैं आपका एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का एक सिंपल तरीका बताऊं, देखिए मैंने मान लिया A ले लिया आपका हेड, A2 ले लिया आपका टेल, एंड A3 ले लिया मैंने आपका हेड और टेल, दोनों ले लिए मैंने इसके अंदर। सो अगर आप यहां पे देखेंगे ये दोनों क्या हो गए, सिंपली आपके ये हो गए आपके एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ये जो आपका है ये क्या है, आपका एग्जॉस्टिव इवेंट, दिस इज योर एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका, क्योंकि इसके अंदर देखिए आपका हेड या टेल यही दोनों में से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, सो इसी के अंदर से जब इसे होना है तो ये एग्जॉस्टिव हो गया, इसके अंदर सब कुछ आपका इंक्लूड हो गया। Then last terminology is your equally likely events or mutually symmetric events or equiprobable events. Equally likely events मतलब उसके होने की संभावना क्या है, बराबर है। Equally likely सब कुछ जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। The events of a random experiment are known to be equally likely when all necessary evidence are taken into account. No event is expected to occur more frequently as compared to the other events of the set of events. तो जैसे आपका हेड और टेल है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, तो दोनों की क्या हो गई, आपकी हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई। सो इक्वली लाइकली है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके बराबर बराबर है। अगर आप रोलिंग डाइस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है आपके पास, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अभी इसके बारे में आगे चल के और डिटेल में बात करूंगा। फॉर द टाइमिंग आप समझ सकते हैं कि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 1/6। सो इक्वली लाइकली हो गए वो भी सारे आपके, ठीक है जी। The two events head and tail when a coin is tossed is an example of a pair of equally likely events because there is no reason to assume that head would occur more frequently as compared to tail. आपका जितनी बार हेड आएगा उतनी बार ही टेल आएगा, दिस इज आवर assumption। मतलब हम लोग एक अगर आप फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो आप यही तो अज्यूम करेंगे कि भैया हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी बराबर बराबर है। अगर आप सपोज कीजिए आपने एक कॉइन ऐसा लिया जिसके अंदर दोनों साइड ही आपका हेड है, तो आपका हेड ही आएगा ना, फिर तो टेल आने की बात ही खत्म हो गई। सो जब भी हम लोग बात करते हैं फेयर कॉइन की, तो मतलब क्या हुआ, आपका हेड और टेल दोनों की इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, ठीक है जी।
चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम। सो अगर आप यहाँ पे इसका मतलब देखेंगे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी अगर आपको किसी भी चीज की निकालनी होती है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपका, बेसिकली इवेंट है। सिंपल आपकी डेफिनेशन क्या हो गया, सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आप सिंपली इस डेफिनेशन को अपने याद रखेंगे, बहुत आसान रहेगा काम करना हमारे लिए, हर एक चीज को सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, कि अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए के फेवरेबल पॉसिबिलिटीज कितनी कितनी है, वो कितनी बार आ सकता है, और टोटल आउटकम जिस चीज के बारे में पूरा बात कर रहे हैं उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं आपके। ठीक है जी, आप इस एक सिंपल फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, आपका सारा क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, बेसिक एग्जांपल्स की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके टॉसिंग अ कॉइन की। सबसे सिंपल हमारा ये एग्जांपल होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले। सो टॉसिंग अ कॉइन, देखिए टॉसिंग अ कॉइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके सबसे पहली बात आपके इवेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो आपके हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है। सो दिस इज माय टोटल आउटकम, यही दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास, या तो हेड या फिर टेल। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, टोटल आउटकम्स आर इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात यहां पे। अब मैं कहता हूं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, आपके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स से मैं बी इवेंट में नया ड्रॉ करता हूं, और बी का मतलब क्या है, गेटिंग अ हेड। गेटिंग अ हेड ये कितनी बार पॉसिबल है, सिर्फ आपका जो इसका आउटकम बनेगा वो एक ही बनेगा, एच बनेगा आपका, और कुछ नहीं बन सकता इसके अंदर। सो गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 1। सो फेवरेबल आउटकम्स आर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया आपका। सो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे। सो फेवरेबल अपॉन में टोटल, सो 1 अपॉन में 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, बेसिकली 1 अपॉन 2। ठीक है जी, ये बात हुई आप लोगों को क्लियर। एक एग्जांपल और सॉल्व कराता हूं मैं यहाँ पे आपको। सिमिलरली अगर आपको टेल की निकालनी होगी तो क्या बन जाएगा आपका, क्योंकि टेल के अंदर भी क्या होगा आपका, फेवरेबल क्या होगा, सिर्फ आपका 1 होगा। सो ये भी क्या हो गया आपका 1 अपॉन 2। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं आपसे, रोलिंग अ डाइस। रोलिंग अ डाइस, जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। देखिए बजाय पॉसिबल आउटकम्स के आपको ए लिखने का, आप उसको ई लिख लीजिए। सो ई क्या हो गया आपका, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है जी, अब ई के क्या क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, यही आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कितने हो गए आपके, 6 हो गए। अब मैं कहता हूं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका आपका बेसिकली क्या हो गया, ए मैंने इवेंट लिया गेटिंग अ 6, ये कितनी बार आ सकता है, सिर्फ आपका एक बार आ सकता है। ठीक है जी, क्योंकि 6 है तो एक ही बार आएगा सिर्फ आपका वो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया आपका, फेवरेबल अपॉन में टोटल, सो 1 अपॉन 6, फेवरेबल अपॉन में टोटल। आप सिंपल डेफिनेशन इसी चीज को हमेशा याद रखिए कि आपके टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल कीजिए, आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, डाइस के अंदर ही। अभी मैंने क्या बोला आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। अब मैं आपको कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। सो 3 से बड़ा कोई भी नंबर, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे आपका ए इवेंट क्या बन जाएगा, 4 5 और 6। 3 से बड़े की बात कर रहे हैं तो 4 5 6 बन गया आपका। और मैं यहां पे बोल रहा हूं ग्रेटर देन 3, ना कि इक्वल टू ग्रेटर देन 3। अगर मैं इक्वल टू ग्रेटर देन 3 बोलता तो 3 4 5 6 होता, बट यहां पे मैंने बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। 3 तो बता क्या आपका 4 5 6। सो फेवरेबल कितने हो गए आपके, 3 हो गए, और टोटल कितने हैं आपके, 6 हैं वो तो आपके। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, बेसिकली आपका 3 अपॉन 6, विच मींस 1 अपॉन 2। सो ये हमारा स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले टोटल आउटकम्स को लिखिए, उसके नंबर लिखिए, फेवरेबल आउटकम को लिखिए, उसके नंबर लिखिए, एंड फेवरेबल अपॉन में टोटल कर दीजिए। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ पे बेसिक क्लियर हुआ हो कि हमें प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालना होता है। मैं आगे चलता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल्स आते रहेंगे हमारे मॉड्यूल के अंदर, वैसे वैसे मैं उनके बारे में बात करता रहूंगा आप लोगों से। ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है, मैं चाहता हूं एक बार आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे पेपर में ऐसा कुछ पूछ लिया गया, फॉर्मूले को ही पूछ लिया गया,
तो आप लोग इसको वहां पे लिख के आ सकते हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फेवरेबल अपॉन में टोटल को ही हमेशा याद रखिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज द फॉलोइंग डीमेरिट्स और लिमिटेशंस। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर फाइनाइट। जब आपके टोटल आउटकम्स क्या है, फाइनाइट हैं, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो इनफाइनाइट होंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं पाएंगे आप। सो इसीलिए आपका जो टोटल आउटकम्स है दैट शुड बी फाइनाइट। It can be used only when the events are equally likely or equally probable. This assumption is made well before the experiment is performed. देखिए ये अपने आप में काफी चीज है, समझने वाली चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपके आउटकम्स हैं, जो आपके इवेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, आपके इक्वली लाइकली होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका हेड की तो चांसेस है 70% और टेल के हैं आपके 30%। हमेशा जो हमारे इवेंट्स हम लोग बनाते हैं, टोटल इवेंट्स है, टोटल आउटकम्स, वो आपस में उनकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके आपस में ही इक्वल ना हो प्रोबेबिलिटी। अगर वो इक्वल ही ना होगी तो हमारे आगे हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आगे आते हैं जब हमारे पास इक्वल नहीं होता, उनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, तो उनको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। दिस डेफिनेशन हैज ओनली अ लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन लाइक कॉइन टॉसिंग, डाइस थ्रोइंग, ड्रॉइंग कार्ड्स एक्सेट्रा, वेयर द पॉसिबल इवेंट्स आर नोन वेल इन एडवांस। In the field of uncertainty or where no prior knowledge is provided, this definition is inapplicable. ठीक है जी, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली आपके आप जो कह सकते हैं आपके एक तरह की प्रॉपर्टीज हो गई, उसकी कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रोबेबिलिटीज के। सबसे पहली चीज आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होती हैं या जो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई, वो क्या हो गई आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच में। आपकी मिनिमम वैल्यू किसी प्रोबेबिलिटी की क्या होगी, आपकी 0, और मैक्सिमम क्या होगी आपकी 1। जब भी ये 0 होगी इसका मतलब क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल ही नहीं है। जब आप कह रहे हो कि चांसेस 0 हैं तो फिर कहां से हो गया पॉसिबल, वो तो इम्पॉसिबल हो गया आपका। और जब इसका मतलब है 1, जब आप कहते हैं 1 है, इसकी 1 प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, श्योर इवेंट। आप श्योर हैं, आप कह रहे हैं 100% विराट कोहली सेंचुरी मारेगा ही मारेगा, तो आप 100% श्योर है, तो श्योर इवेंट हो गया जब प्रोबेबिलिटी 1 है। जब प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है जी, दोनों चीजें क्लियर हुई। 0 से 1 के बीच में, 0 भी इंक्लूडेड है। देखिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, मतलब वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है और उनके बीच में भी हो सकता है। सो PA equal to 0 is known to be impossible event and equal to 1 is known to be a sure event. Then आता है मेरा non occurrence of event is denoted by A complement and it is known as complementary event of A. देखिए एक बार मैं आपको complementary event की बात बताया था यहाँ पे। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, देखिए सबसे सपोज कीजिए ये आपका टोटल है, दिस इज माय टोटल आउटकम और टोटल इवेंट सेट। ठीक है जी, ये इसके अंदर से एक ए सेट है, तो इसका नॉन अकरेंस क्या हो गया, ए का नॉन अकरेंस क्या हो गया आपका, बेसिकली ए का नॉन अकरेंस हो गया आपका ये सारा पोर्शन। ठीक है जी, तो ए को छोड़ के जो सारा पोर्शन है वो बेसिकली क्या हो गया मेरा नॉन अकरेंस। ये ब्लूइश पोर्शन क्या हो गया मेरा नॉन अकरेंस ऑफ ए। अब कई बार क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए इवेंट। लेट्स से हमने जो अभी हमारा डाइस वाला क्वेश्चन किया उसमें मैंने बोला आपको कि भाई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं गेटिंग अ नंबर नॉट 3। जब मैं नॉट 3 की बात कर रहा हूं मतलब 3 नहीं आएगा, तो नॉन अकरेंस ऑफ ए मतलब 3 नहीं आ सकता। तो हम लोग उसके लिए कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि मुझे पता है टोटल मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है। 1 हमेशा किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी टोटल की। ठीक है जी, 1 आपकी हमेशा किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल की, टोटल आउटकम्स की। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस ए के होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या दे देगा आपको नॉन अकरेंस ऑफ ए। सो नॉन अकरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दिस इज नोन एज योर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं ए सी, ए सुपरस्क्रिप्ट में सी स्मॉल थी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, या फिर हम ए बार भी लिख सकते हैं इसको। सो सिर्फ लिखने के तरीके हैं, या कई बार हम इसको ए डैश भी करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, नॉन अकरेंस, वो नहीं हो रहा। ए अगर मैं नॉन अकरेंस ऑफ ए की बात करता हूं मतलब ए नहीं हो रहा। सो आप देखेंगे यहां पे P ऑफ ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। सो पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ठीक है जी,
The event A along with its complementary A dash forms a set of mutually exclusive and exhaustive events. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो A के अंदर है वो A dash के अंदर नहीं होगा, तो दोनों क्या हो गए आपके एक्सक्लूसिव हो गए, और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा आपका एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा. सो वही उसने यहाँ पे बात लिखी है. The event A along with its complementary A dash forms a set of mutually exclusive and exhaustive event. So A and A dash are mutually exclusive and A plus A dash form exhaustive event. ठीक है जी, बात हुई आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कि जब मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया, देखिए जो मैंने यहाँ पे आपका डायग्राम बनाया, अगर आपने ये ए और ए डैश को ऐड कर दिया अगर आपने, तो आपका क्या बन गया, पूरा बॉक्स बन गया, पूरा सर्कल बन गया ये आपका. सो ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, एक्सॉस्टिव बन गया आपका. और आप देख रहे हैं ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं है. सो अगर आप मेरी ऊपर की दोनों टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप उनको समझने की कोशिश करें, एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब टोटल, ऑल आर इंक्लूडेड, तो ए प्लस ए डैश उसमें क्या हो गया आपका, दोनों इंक्लूड हो गए, तो ए प्लस ए डैश क्या बन गया आपका एग्जॉस्टिव. देन आता है सी. देखिए सी वाली जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा जरूर अच्छे से. सो सी क्या कहता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स कह सकते हैं आप, टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स इज नोन एज ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ए. देखिए फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, जो यूजुअली हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्या होता है आपका फेवरेबल अपॉन टोटल, बट यहां पे बात कर रहा हूं ऑड्स इन फेवर ऑफ, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए. सो फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल, ये बेसिकली क्या है आपकी रेशियो है, ये बताती है कि आपके कितने कितने आपके रेशियो कंपैरिजन में है फेवरेबल और अनफेवरेबल में. जैसे हम लोग कई बार क्वेश्चन देखते हैं ना हमारा कि जज है, मान लीजिए एक टीम है हमारी 6 लोगों की या 5 लोगों की टीम है, और उसमें से 3 लोग किसी चीज को अप्रूव कर रहे हैं, 2 आपके रिजेक्ट कर रहे हैं. सो फेवरेबल हो गए 3 और रिजेक्शन हो गया आपका 2 का. सो 3/2 इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ. और अगर आप बात करेंगे ऑड्स अगेंस्ट ए, ये हो गया आपका अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल ऑड्स इन फेवर ऑफ, एंड अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल ऑड्स अगेंस्ट ए. ठीक है जी, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, एंड इट्स इनवर्स इज नोन एज ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए. ठीक है जी, देखिए ये जो उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको इसको अपने तरीके से लिख के समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए इस चीज की. देखिए आपका टोटल क्या हो गया, लेट्स से टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1. ठीक है जी, फेवरेबल ले लीजिए पी ए, और अनफेवरेबल क्या हो गया बेसिकली आपका पी ए डैश. ठीक है जी, तो जब मैं बात करूंगा ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, सो बेसिकली वो क्या हो गया फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल. ठीक है जी, और मैं अगर बात करूंगा ऑड्स अगेंस्ट ए, सो पी ए डैश अपॉन पी. ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां पे आप लोगों को बात, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल एंड अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. अभी हमारे आगे मॉड्यूल में एग्जांपल्स वगैरह भी आएंगे, तो मैं आपको उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा. सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल 60.1 से. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, देखिए आगे आपकी स्टार्टिंग हो रही है प्रोबेबिलिटी की, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आप कुछ भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आप सबसे पहले उसके टोटल आउटकम्स को बनाने की कोशिश कीजिए. अगर आपको टोटल आउटकम्स बनाने आ गए, आपकी 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. कुछ क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में समझाऊंगा कि आपको कैसे बनाने होते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. आपने सबसे पहले कॉइन को टॉस किया, क्या क्या आएगा आपका, हेड या फिर टेल आएगा. अब मान लीजिए पहली बारी में हेड आया, दूसरी बारी में क्या आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल, और सिमिलरली अगर टेल आया तो फिर दोबारा हेड या टेल आ सकता है. और जब तीसरी बार करेंगे तो या फिर हेड के ऊपर भी हेड टेल आ गया, टेल के ऊपर भी हेड टेल आ गया, इस हेड के ऊपर भी हेड टेल आ गया, और यहां पे भी टेल के ऊपर हेड टेल आ गया. आई होप ये जो ट्री मैंने यहां पे बनाया आप सबको समझ में आया है. इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस. पहला टॉस किया, हेड टेल आ गया. अगर हेड आया तो दूसरे टॉस पे हेड टेल आ सकता है, और अगर पहले टॉस पे टेल आया फिर दोबारा हेड टेल आ सकता है.
जब आपने फिर सेकंड टॉस का थर्ड टॉस करोगे तो हर एक केस के अंदर क्या हो सकता है आपके हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ सकते हैं। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, टोटल आउटकम्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, देखिए ये केस क्या बना आपका हेड हेड हेड, सो हेड हेड हेड। ये वाला केस क्या बना आपका, देखिए हेड हेड और टेल, सो हेड हेड टेल। देन ये वाला केस क्या बना आपका, सबसे पहले हेड फिर टेल और फिर हेड, सो हेड टेल हेड। यहां पे हेड टेल टेल। यहां पे क्या बना, टेल हेड हेड टेल हेड हेड। यहां पे टेल हेड टेल टेल हेड टेल। यहां पर टेल टेल हेड टेल टेल हेड और यहां पर टेल टेल। सो ये बन गए मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल मेरे आउटकम्स कितने हो गए आपके, 8 हो गए। ठीक है जी, मैं इसका ये तो मैं तरीका बनाया आपको चार्ट बना के, मैं इसको एक तरीके से आपको और समझाता हूं, आपको जो भी सूटेबल लगे जिससे आपको क्लियर हो आप उस तरह से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लिखा कि पहले में मेरा हेड आ गया भाई, ठीक है जी, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया। अब तीसरे पे तो और कोई चेंजेस बचा नहीं, मैं क्या करता हूं अब दूसरे वाली पोजीशन को चेंज कर देता हूं। सो उस पर टेल आ गया, फिर यहां पे हेड आ गया, फिर उस पर तो टेल ही रहा और यहां पे क्या आ गया आपका टेल आ गया। ठीक है जी, तो देखिए यहां पे आपने हेड ले लिया टेल ले लिया, हेड ले लिया टेल ले लिया, यहां पे आपने हेड ले लिया, यहां पे टेल ले लिया। पहले वाले अभी तक सिर्फ क्या है आपके हेड आए हैं, अब मैं क्या करूंगा उस पर टेल ले आऊंगा, तो टेल आया, यहां पे हेड आया, यहां पे हेड आया, फिर यहां पे टेल, यहां पे हेड, यहां पे टेल, फिर टेल टेल हेड टेल टेल टेल। सो 8 आपके बन गए टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें हमेशा करना क्या होता है, हमें हमेशा हमारे टोटल आउटकम्स को फाइंड आउट करना होता है। सो यहां पे मेरे टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं आपके, 8 टोटल आउटकम्स बन रहे हैं आपके। ठीक है जी, ये मैंने टोटल आउटकम्स को लिख लिया आपने। ये क्या बन गया बेसिकली, लेट्स से ये मेरा सेट बन गया आपका ए। सो ए इज योर एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है आपके ऑल आउटकम्स ऑल इवेंट्स, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी मैंने यहां पे लिख ली अपनी। सो दिस बिकम्स माय एग्जॉस्टिव इवेंट। अब क्वेश्चन मुझसे पूछ कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है एटलीस्ट 2 हेड्स। देखिए मैं दोनों को आपको एक साथ समझाता हूं, 2 हेड्स एंड एटलीस्ट 2 हेड्स। ये हो गया आपका, इसको मैं ए की जगह ई ले लेता हूं। ठीक है, तो टोटल आउटकम आपको पता चल गया। अब मुझे दूसरा काम क्या है मेरा, फेवरेबल आउटकम्स का। तो सबसे पहले ए क्या है मेरा, 2 हेड्स। सो अब आप ये देखिए आपके जो टोटल आउटकम्स आपने ये बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर से किस किस केस के अंदर आपके 2 हेड आ रहे हैं, आप उनको यहाँ पे लिख लीजिए। सो देखिए 2 हेड, सिर्फ वो क्या कह रहा है, सिर्फ 2 हेड्स, मतलब आपको 1 हेड वालों को भी हटाना है और 3 हेड्स वालों को भी आपको हटाना है। वो सिर्फ आपके 2 हेड्स की बात कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट कैंसिल हो गया, सेकंड वाला एच एच टी आ गया, देन एच टी एच आ गया, देन ये नहीं आएगा आपका, देन टी एच एच आ गया आपका, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सो आपके कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। देखिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 2 3, तो 3 हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स। 3 क्या हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, 3/8। सिंपल काम हो गया, इतना ही काम आपको प्रोबेबिलिटी निकालने में हमेशा करना होता है। अब दूसरा मेरे पास क्या था, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब जब एटलीस्ट 2 की बात करता है उसका मतलब क्या होगा, या तो 2 हेड्स आ जाए या फिर 2 से ज्यादा आ जाए, या तो 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे, 4 तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं 4 की मेरे पास। सो एटलीस्ट 2 के अंदर आपको कौन कौन से देखने हैं, 2 वाले और साथ में 3 वाला भी देखना है आपको। सो अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या है आपका 3 वाला, तो सबसे पहले मैं उसी को लिख लेता हूं, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच एंड देन टी एच एच। ये बन गए आपके टोटल फेवरेबल, कितने बन गए यहाँ पे 4 बन गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया आपका 4/8। ये तरीका है मेरा सिंपल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। अपने टोटल आउटकम्स को लिखिए, टोटल आउटकम्स के पूरा सेट बना के लिखिए, उसके नंबर लिखिए कितने हैं आपके पास, फिर जो आपके जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको लिखिए, उसके फेवरेबल आउटकम्स लिखिए, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखिए, एंड देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है जी, सो 3/8 एंड 4/8 क्लियर हो गया। बाकी आपके डेसिमल में निकालना है, आपको इसी फ्रैक्शन में छोड़ना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शंस, कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। अब इसके बारे में मैं आपकी बात करता हूं, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। जब एक डाइस को 2 बार रोल किया गया तो उसका मेरे सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। देखिए उसके आउटकम्स क्या बनेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया, आप वैसे ही बना के देखिए।
देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पहले डाइस के ऊपर आपके नंबर आ गए। अब क्या हो सकता है, आपका मान लीजिए पहले डाइस से 1 आया और उसके बाद दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, आपका दूसरे के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो इसी तरह से 1 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी, 5 के ऊपर भी, 6 के ऊपर भी, सबके ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो आपका क्या क्या बन जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और इसी तरह से 2 के लिए, इसी तरह से 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। सो इसके टोटल आउटकम क्या बनेंगे, देखिए मैं बनाता हूं यहां पे आपके लिए, आपको शो करता हूं टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। देखिए आपके यहां पे सबसे पहले ई इवेंट ले लेता हूं मैं आपका। सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये क्या शो कर रहा है मुझे कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट डाइस पे आ गया, दूसरा नंबर सेकंड डाइस पे आ गया, देन 2 1, इसी तरह से 2 6 तक, देन 3 1 3 6 तक, 4 1 4 6 तक, 5 1 5 6 तक, एंड 6 1 6 6 तक। सो ये सारे मैंने आपके नंबर बना दिया। आप देखिए कितने आपके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हर एक रो में क्या आ गया, आपके 6 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन 18 24 30 एंड 36। सो टोटल आउटकम्स कितने बन गए आपके, 36। जब भी आप दो डाइस को रोल करेंगे तो आपके टोटल आउटकम कितने बनेंगे, हमेशा आपके 36। ठीक है जी, ये इसका एक मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूं कि आपको टोटल आउटकम्स कभी भी निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे। सो टोटल आउटकम किसी भी चीज के आपको निकालने हो, ये कभी भी आपका वो नहीं है कि आपका हमेशा आपको ये सिर्फ डाइस के ऊपर एप्लीकेबल है या आपका हर जगह एप्लीकेबल है। मैं आपको शो भी करता हूं कैसे। सो इसका बेसिकली बनेगा क्या आपका, देखिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स रेज टू दी पावर, इसकी पावर में क्या आएगा आपका, टाइम्स कितनी बार आप उसको रोल कर रहे हो। जैसे हमने कॉइन को किया 3 बार पिछले वाले एग्जांपल में, यहां पे हमने डाइस को किया 2 बार। सो देखिए आपका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स रेज टू दी पावर टाइम्स, कैसा मतलब हुआ, अगर आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस थ्राइस, सो यहां पे आपके नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी है, यहां पे है आपके नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 2 हैं आपके, हेड या टेल, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 2 हो गए, और टाइम्स कितना हो गया आपका 3 हो गया, 3 बार आपने किया, यहां पे थ्राइस किया आपने, सो 2 रेज टू दी पावर 3, ये क्या बन गया आपका 8 बन गया। वही हमारे ऊपर आए थे आपके 8 आए थे आपके। अब अगर मैं कहता हूं डाइस रोल ट्वाइस, सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 6, और टाइम्स कितना यहां पे आपका ट्वाइस है, तो ये हो गया आपका 2, सो 6 रेज टू दी पावर 2 मतलब 36, अभी हमने ऊपर 36 ही लिखा। तो ये एक आपका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया जिसमें आपको टोटल आउटकम्स निकालने का फायदा हो सकता है। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स रेज टू दी पावर टाइम्स, आप कितनी बार उसको रोल कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, आप टॉस कर रहे हो। ठीक है जी। सो यहां पे मैंने अभी आपको एग्जांपल सेकंड के अंदर आपको मैंने सबसे पहले उसका टोटल आउटकम्स एग्जॉस्टिव इवेंट बना के शो कर दिया। अब मैं आता हूं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। सो डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स का सबसे पहले मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका, देखिए हम 2 नंबर लिख रहे हैं 1 1 1 2 1 3, तो जो उनका डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ 2 होना चाहिए। सो द डिफरेंस, इसका मतलब क्या हो गया आपका, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर शुड बी इक्वल टू 2। हमेशा जो आपका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स को फाइंड आउट करना, कि ये जो मेरा टोटल आउटकम है इसमें से मेरे फेवरेबल क्या होंगे। मैं यहां पे लिख लेता हूं डिफरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। सो अब देखते हैं हमारे कौन कौन से इसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। अगर आप देखेंगे 1 1 1 1 तो नहीं बनेगा आपका यहां पे, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या हो गया आपका 0 हो गया। 1 2 खाली डिफरेंस 1 रह गया। 1 3 ये आ गया आपका यहां पे, सो मैं यहां पे 1 3 लिख लेता हूं सबसे पहले आपका। 1 4 डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का हो गया, कैंसिल कर दो। 1 5 कैंसिल, 1 6 कैंसिल, क्योंकि ये सब क्या है आपके डिफरेंस 2 से ज्यादा का हो गया। देन 2 1 कैंसिल, क्योंकि एक का डिफरेंस रह गया। 2 2 आएगा यहां पे, वो भी कैंसिल। 2 3 वो भी कैंसिल। यहां पे आएगा आपका 2 4 जो कि आपका वैलिड हो गया, क्योंकि डिफरेंस क्या है आपका 2 का है यहां पे आपका। देन 2 5 कैंसिल, एंड 2 6 वो भी कैंसिल। 3 1
वो आपका हो गया, क्योंकि आपका डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का हो गया। 3 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 4 कैंसिल, 3 5 3 5 आ गया यहाँ पे आपका, क्योंकि डिफरेंस कितने का हो गया आपका, 2 का हो गया। ये डिफरेंस 3 का हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ आपका थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसके अंदर। ये बन गया आपका 3 5, जो कि आपका वैलिड आ गया। देन 4 1 कैंसिल, यहां पे आएगा आपका 4 2 विच इज योर वैलिड, क्योंकि आपका डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 4 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 4 5 कैंसिल, एंड देन 4 6 वैलिड हो गया आपका। 5 1 कैंसिल, 5 2 कैंसिल, 5 3 वैलिड है आपका, डिफरेंस कितने का है आपका, सिर्फ 2 का है। 5 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 6 कैंसिल, 6 1 कैंसिल, 6 2 6 3 6 4, ये क्या है आपका, ट्रू है इसके अंदर, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 6 5 6 6 सारे हो गए आपके कैंसिल। सो फेवरेबल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सिंपल सी बात हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया आपका, 8/36। सो 1 अपॉन, और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आप इसको 2/18, सॉरी 2/9 हो गया आपका। ठीक है जी, तो ये आपके तरीका है आपके फेवरेबल आउटकम्स को फाइंड आउट करने का। आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल को लिखिए, फिर फेवरेबल को लिखिए, और फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लीजिए फेवरेबल अपॉन टोटल करके। आई होप आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफी अच्छे से क्लियर हो रही है। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं मैं स्लो चल के आपको इस चीज को समझा सकूं। सो 2/9 यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सेम चीज आ गई आपकी ऊपर वाली, 2 डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द डाइस वुड बी 7 और मोर। आपका जो सम है, सम देखिए क्या बात कर रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स शुड बी 7 और मोर। जो उनका सम है वो क्या होना चाहिए, या तो 7 हो या फिर 7 से ज्यादा हो। तो आपको 7 8 9 10 11 12 वो सारे को ऐड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ 12 तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका मैक्सिमम क्या होगा, 6 और 6, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता आपका, और 6 + 6 कितना होगा आपका 12। तो इसलिए हम लोग कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। टोटल आउटकम्स आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, टोटल आउटकम्स के मेरे कितने हो गए, 36। अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है फेवरेबल। अब देखिए फेवरेबल के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका एक बड़ा सा वो बनाता हूं दोबारा, पूरा 1 1 1 2 मैं पूरा लिख रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा चीज, मैं जानबूझ के स्लो स्पीड कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। मैं जानबूझ के पूरी टेबल बना रहा हूं क्योंकि हमें 7 और मोर वाली बात बोली है। पिछले वाले में सिर्फ उससे 2 पॉइंट्स का डिफरेंस बोला था, इसलिए इजीली मैंने वहां पे फाइंड आउट बिना लिखे भी कर लिया था। बट यहां पे आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए इस चीज की। सो आप देख रहे हैं यहां पे मैंने सारे आपके आउटकम्स लिख लिए। अब वो क्या कह रहा है कि सम जो है आपका वो 7 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब 7 या उससे बड़ा तो हमें अल्टीमेटली करने का इनका टोटल करना है दोनों नंबर्स का। तो दोनों नंबर्स का टोटल कैसे करेंगे, देखिए 1 1 इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 5, इसका हो गया 6, इसका हो गया 7। ठीक है जी, 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9, मैं ऊपर लिख रहा हूं उनके सम। देन 5 6 7 8 9 10, then 6 7 8 9 10 11, then 7 8 9 10 11 12। सबके सम लिख लिए। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है आपको कि 7 और मोर, तो आपको 7 भी लेना है और 7 से बड़े भी लेने हैं। सो आप देखिए ये कैंसिल हो गया, आपका 7 सबसे पहले यहां पे आया एक, फिर ये, फिर 7 8 9 7 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। तो सारे जिनके नीचे मैंने पर्पल लाइन को ड्रॉ किया हुआ है वो सारे मेरे क्या है, मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि सिंपली रिपीटेशन हो जाएगी आपको। आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं आपके अल्टीमेटली, ये जो सारे ये आपके आ गए, ये सब क्या है बेसिकली आपके फेवरेबल हो गए आपके।
इनको काउंट कर लीजिए। सो देखिए काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो फेवरेबल मेरे कितने हो गए, 21 हो गए। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 21. So probability of A is equal to 21 upon 36. So 3, 7 and 12. So 7 upon 12 is the answer. ठीक है जी, आई होप यहां पे आपको क्लियरिटी बन रही है इन चीजों की, कैसे करना है हमें। So 7 upon 12 is the correct answer. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल 16.4. What is the chance of picking a spade or an ace not of spade? देखिए यहां पे क्या बात कर रहा है वो, यहां से आपको कई सारी चीजें समझने को मिलेंगी इस एग्जांपल से। चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड, पहली बात हो गई आपकी, ए हो गया आपका स्पेड, एंड बी हो गया आपका एन एस नॉट ऑफ स्पेड, एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बीच में उसने क्या बोला है, और बोला है। और का मतलब अभी मैं आपको चल के आगे समझाऊंगा इस चीज का कि और का मतलब यहां पे एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहली बात 52 कार्ड्स, आई एम श्योर आप सबको कार्ड्स के बारे में पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार बताना चाहता हूं। हमारे स्पेड्स होते हैं 13, हर्ट्स होते हैं हमारे 13, क्लब होता है हमारा 13 कार्ड्स, एंड डायमंड्स होते हैं हमारे 13 कार्ड्स। और इस तरह से हमारा क्या बनता है, 52 बनता है। एस का मतलब क्या हो गया, एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड किंग एंड योर क्वीन एंड योर स्लेव, ये हो गए आपके बेसिकली 3 4 4। सो वो भी अल्टीमेटली क्या बन गए आपके 52 बन गए। ठीक है जी, वो चारों इसमें एक एक के होते हैं, 1 स्पेड 1 हर्ट 1 क्लब 1 डायमंड। ठीक है जी, अब वो मुझसे क्या पूछा है, देखिए सबसे पहली बात आपके टोटल आउटकम्स कितने हुए यहाँ पे, टोटल आउटकम्स आर 52। टोटल आउटकम्स आर आपके 52, टोटल कार्ड्स कितने 52 है, तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 52। पहली बात वो कह रहा है पिकिंग अ स्पेड, तो स्पेड अगर आप पिक करते हैं, सो लेट्स से ए इज योर स्पेड। ठीक है जी, तो फेवरेबल कितने हैं इसके, 13 है, आपके 13 स्पेड्स हैं तो 13 आपके वो हो गए। सो 13 स्पेड्स हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 13 अपॉन 52। अब बी क्या कह रहा है, एस नॉट ऑफ स्पेड, एस होना चाहिए बट स्पेड का ना हो। एस टोटल कितने मेरे 4 हैं, 1 स्पेड 1 हर्ट 1 क्लब 1 डायमंड, उसमें से स्पेड को मुझे हटाना है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरे पास कितने बचे आपके, 3 बचे सिर्फ आपके पास, एक आपका हर्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का। सो ये क्या हो गया आपका 3 अपॉन 52। ठीक है जी, यहां पे आपको एक क्लियरिटी बनी इस चीज की आपकी, कि अल्टीमेटली बात क्या कर रहा है आपसे कि आपके स्पेड हो गए 13 एंड आपका एस नॉट ऑफ स्पेड वो कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है जी, अब वो बोल क्या रहा है मुझसे यहां पे कि पिकिंग अ स्पेड, जो मैंने अभी आपको और के ऊपर एक सर्कल डलवाया था, सो पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड। सो या तो स्पेड होगा, इस और का मतलब क्या होगा, या तो फर्स्ट वाला, या तो स्पेड या फिर एस नॉट ऑफ स्पेड। तो जब भी आपके पास और होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका एडिशन। आपको करना क्या है, आपको दोनों का सम निकालना है, दोनों को एडिशन करना है। और का मतलब क्या हो गया आपका एंड, और का मतलब हो गया आपका एडिशन। ठीक है जी, और एंड अगर लिखा होगा तो वहां पे हो गया आपका कॉमन। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर कभी भी और लिखा हो मतलब दोनों को एडिशन करना है, मुझे क्या चाहिए उनका, दोनों का टोटल चाहिए। और जब एंड लिखा हो मतलब कॉमन, उनमें कॉमन क्या आ रहा है। अगर यहां पे बोलता पिकिंग अ स्पेड एंड एन एस नॉट ऑफ स्पेड, तो कॉमन तो कुछ बचा नहीं, जो आपके स्पेड के कार्ड्स हैं या फिर एन एस नॉट ऑफ स्पेड, तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो वहां पे मेरा एंड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट यहां पे इसने क्या बोला आपको, और बोला हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, so 13 upon 52 plus 3 upon 52 which means 16 upon 50। ठीक है जी, ये एंड का मतलब जरूर समझिएगा, एंड का मतलब टोटल करना है, आपको एडिशन करना है, और सॉरी और का मतलब आपको टोटल करना है, एडिशन करना है, और जब भी आपका एंड लिखा हो मतलब आपको कॉमन एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 16.5। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द डिजिट्स 4 2 5 6 and 7 would be divisible by 4। ठीक है जी, would be divisible by 4। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो आपको दो ही काम करने हैं, टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स। अब टोटल कैसे निकालेंगे, यहां पे टोटल आउटकम्स 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द डिजिट 2 5 6 7,
जब भी आपको ऐसा होता है, हमने क्या पढ़ा था, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन हमने क्या पढ़ा है कि आपको अपने टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं कि जो आपके नंबर्स होंगे उनका टोटल अरेंजमेंट्स, अगर 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट आपको दे रखी है, सो टोटल आउटकम्स क्या हो गया आपका 4 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये कितने हो गए आपके 24 इज अ टोटल आउटकम्स। आप मतलब 2, 5, 6 एंड 7 इन 4 डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट्स के 24 नंबर्स को बना सकते हैं। आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी, सर हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ही क्यों लिया, यहाँ पे तो नंबर रिपीट भी हो सकते हैं आपके, 2, 2, 2, 2 भी आ सकता है, 5, 5, 5, 5 भी आ सकता है। बट पॉइंट क्या है, जब तक आपको रिपीटिशन नहीं बोला हो तब तक हम हमेशा विदाउट रिपीटिशन ही लेते हैं। ठीक है जी, जब तक हमें रिपीटिशन क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो हम हमेशा विदाउट रिपीटिशन ही लेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका परम्यूटेशन यूज हो रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर, किस तरह से यूज हो रहा है, आपके टोटल आउटकम्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, सो टोटल आउटकम्स 4 डिजिट का, 4 डिजिट नंबर्स को यूज करके हम लोग कितने बना सकते हैं 24। अब हम लोग बात करेंगे फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल के लिए उसने क्या बोला आपको कि आपको निकालना है नंबर डिविजिबल बाय 4। सो मैंने यहां पे लिया नंबर ए ले लिया, नंबर डिविजिबल बाय 4। जो आपका नंबर है वो क्या होना चाहिए आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब नंबर, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होगा, जब आपका जो कोई भी 4 डिजिट का नंबर है उसके लास्ट में क्या आ रहा हो आपके, सो एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय और divisible by 4 only when last two digits are 52। देखिए नंबर क्या है मेरे पास 2, 5, 6 एंड 7। सो आपका 57 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 27, 67 ये कोई भी डिवाइड नहीं हो सकते। तो क्या हो सकता है, सिर्फ 52 हो सकता है, 56 हो सकता है आपका, एंड 72 हो सकता है आपका, एंड 76 हो सकता है। तो लास्ट में आपके ये दो, ये आपके 52, 56, 72, 76, जब लास्ट में आपके ये ही नंबर होंगे तभी वो आपका क्या है उसे डिवाइड हो सकता है। सो हमने क्या किया, मैंने अपने लास्ट में दो नंबर्स को फिक्स कर दिया। ये दो नंबर मैंने फिक्स हो गए 52, 56, या तो 52 आ जाएगा या फिर 56 आ जाएगा या फिर 72 या फिर 76 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने सपोज कीजिए 52 को यहाँ पे फिक्स कर दिया तो आपके बाकी दो नंबर ही बचे और दो पोजीशन ही बची आपकी। सो ये क्या हो गया आपका 2 फैक्टोरियल, इट मींस 2 into 1 इट मींस 2। सो आपका 52 लास्ट में देखिए आना जरूरी है क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना है उसे। तो जो स्टार्टिंग में दो नंबर, ऐसे में दो ही नंबर बच पाएंगे, या तो आपका 6752 या फिर 7652। सो दो नंबर हो गए जब आपका लास्ट में 52 आ रहा है। सिमिलरली अगर आपका लास्ट में 56 आएगा सो दो आपके पास तब हो गए। लास्ट में अगर आपका 72 आएगा तो आपके पास दो नंबर हो गए, एंड अगर आपका लास्ट में 76 आएगा तो आपके पास दो नंबर हो गए। सो आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 8 हो गए। सो आंसर क्या आ गया आपका 8/24, इट मींस 1/3। ये हमारा सिंपल तरीका है। आपका कैसे मर्जी क्वेश्चन हो आपको हमेशा अपनी यही चीज अप्लाई करनी है। टोटल आउटकम निकालिए, फेवरेबल निकालिए और अपनी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिए फेवरेबल अपॉन टोटल करके। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप कंप्राइजिंग 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। सो आपके 8 हो गए आपके पास आदमी और अब 5 हो गए आपके पास लेडीज। What is the probability that the committee would comprise 2 ladies? आपको एक कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की बनानी है। आपके पास टोटल लोग हैं कितने, टोटल है आपके पास 13। 13 में से आपको 7 लोगों की कमेटी को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। अब यहां पे मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं किस तरह से आपको कहां पे परम्यूटेशन कहां पे कॉम्बिनेशन को यूज करना है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। देखिए कमेटी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते थे हम लोग हमेशा पे कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी क्या करना है, अपना कॉम्बिनेशंस को ही यूज करना है। सो सबसे पहले आपके टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, अब आप सोचेंगे सर टोटल आउटकम्स हम नॉर्मल लिख सकते हैं, पर नॉर्मली लिखेंगे कैसे हम लोग, उसको हम लोग लिखेंगे आपको 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। टोटल है कितने आपके पास 13 है आपके। सो 13C7 ये क्या बन गया आपके टोटल आउटकम्स। 13 मेंबर्स, 13 लोगों में से आपको 7 की कमेटी बनानी है, वो मैन हो फीमेल लेडीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आउटकम्स सो 13C7 ये होगा आपके टोटल आउटकम्स। तो अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे 13 इंटू 12 इंटू 11 10 9 8 7 देन 7 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 7 इट मींस 6 फैक्टोरियल। सो मैं 6 ऊपर ले लूं, 6 5 4 3 2 1 7 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे आपका, एंड देन आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं जो चीजें कैंसिल हो रही हैं आपकी। 5 and 2 आपके 10 हो गया आपका, देन 4 and 3 आपका 12 हो गया,
एंड देन 6 आपका बचा यहाँ पे, 6 को आप कर दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार सबसे पहले उसको। सो 13 इंटू 11, सो 13 एंड 13, सो 3 4 1, ठीक है जी। एंड ये हो गया आपका, मैं काम करता हूँ कैंसिल कर देता हूँ इसको। सो 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया आपका 3, सो 4 3 12, ये आपका 12 और आ गया यहाँ पे आपका। सो 36 12 4 48 3 51 1 5 12 और 5 17, सो 7176 इज योर टोटल आउटकम्स। 7716 इज योर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है जी। सिंपल हमने 13C7 को करके अपना वो निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि आपका सबसे पहली बात है, जो आपका पहला केस है जिसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो है आपका 2 लेडीज। जब 2 लेडीज है, 7 मेंबर से कमिटी बनानी है, तो 5 क्या होंगे आपके, मैन हो गए आपके। ये आपका कंफर्म हो गया क्योंकि उसने सिर्फ क्या बोला आपका 2 लेडीज। सो ये क्या बनेगा, इसका फेवरेबल क्या बनेगा आपका, फेवरेबल हो गया आपका। लेडीज के हैं कितनी टोटल लेडीज आपके पास, 5 और 8 आपके पास मेंस है। सो 5C2 मल्टीप्लाई 8C5। सो आप सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 कर देता हूं उसे सीधा। सो 3 इंटू 6 ये कैंसिल हो गया आपका सारा कुछ। देन ये आपका 2 बच गया यहाँ पे सिर्फ आपका, तो बचा कितना 10 इंटू, सो 560 इज योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो आंसर क्या आ गया 560 अपॉन में 1716। सो दिस इज द वे हम लोग कॉम्बिनेशंस को यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने कुछ अलग नहीं कर रहा, फेवरेबल टोटल इसी तरह से निकाल रहा हूं। उनको निकालना कैसे है, बस वही चीज आपको समझने वाली है यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखेंगे एटलीस्ट 2 लेडीज। अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने कॉम्बिनेशन में हमने बात की थी, जब ये एटलीस्ट 2 लेडीज का लिखा होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे मल्टीपल केसेस बनेंगे फेवरेबल के अंदर ही। वो सारा का समेशन करके क्या बनेगा, वो मेरा टोटल फेवरेबल। सो यहाँ पे वो बात कर रहा है ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 लेडीज। सो एटलीस्ट 2 लेडीज में क्या बन गया आपका 2L प्लस 5 men प्लस 3L प्लस 4 men, 4L प्लस 3M एंड 5L प्लस 2M। यही क्योंकि आपके मैक्सिमम लेडीज कितनी आपकी 5 है, तो यही आपके पॉसिबल हो सकता है। सो 5C2 मल्टीप्लाई 8C5, 5C3 इंटू 8C4, 5C4 इंटू 8C3, देन 5C5 इंटू 8C2। अब इन सबको क्या करना है आपको, बेसिकली ऐड करना है। ये सबका जो टोटल करोगे आप, वही क्या होगा आपका फेवरेबल आउटकम्स। क्योंकि उसने बोला क्या मुझे एटलीस्ट 2, तो इन सबका टोटल ही मेरा क्या बनेगा, फेवरेबल बनेगा। और टोटल ऑलरेडी आपके पास है ही ऊपर, ठीक है जी। सो देख रहे हैं आप यहाँ पे 13C7, इन्होंने इसको सिंपली ऐसे छोड़ दिया। ये मर्जी है हम लोगों की, हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं इसको। 140 अपन 429 हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था ऊपर, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। एंड देन आपका यहाँ पे भी ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 लेडीज प्लस 5 जेंट्स, 3 प्लस 4, 4L प्लस 3G, 5L प्लस 2G, और इन सबका टोटल आपने कर दिया। ये बन गया आपका टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग आगे बात करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी। कुछ फर्क नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि कुछ अलग यहाँ पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं, बट मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना प्रेफर करूंगा। एग्जांपल 16.7, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 50 से 60 में कितने वर्कर्स हैं, 60 से 70 में कितने हैं, और ये बेसिकली है कि आपके नंबर ऑफ वर्कर्स, कि आपके वर्कर अलग अलग वेज ग्रुप के अंदर कितने कितने वर्कर्स हैं। If a worker is selected at random from the entire group of workers, what is the probability that his wages would be less than 50? उसकी वेजेस क्या होंगी, 50 से कम होंगी। 50 से कम क्या कोई बंदा है जिसको वेजेस मिल रहे हैं? आप अगर अपनी टेबल देखेंगे 50 से कम कोई है ही नहीं। सो फेवरेबल देखिए, आपका सबसे पहले हम लोग काम वही करेंगे, टोटल आउटकम, टोटल है कितने आपके पास, आप इसको टोटल कर लीजिए, टोटल वर्कर्स कितने हैं आपके पास। सो 15 जमा 5 20 43, देन 55, देन आपका 55 61 91 98 108, देन 2 150। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 150 हो गए। टोटल वर्कर्स कितने आपके, 150 हो गए। अब वो कह रहा है 50 से कम वेजेस कितनों की है। 50 से कम वेजेस आप देख रहे हैं, फेवरेबल क्या है आपका, 0 है फेवरेबल। फेवरेबल इज इक्वल टू 0, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.150, इट मीन 0। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आपको अलग नहीं करना, आपको सिर्फ अपने वही चीज फेवरेबल निकालने, टोटल निकालने, काम खत्म।
सो ये हो गया 0.150। हिज वेज वुड बी लेस देन 80। अब 80 से कम कह रहा है तो उसमें ये भी आ गए, ये भी आ गए और ये भी आ गए, क्योंकि 70 से 80 की बात कर रहा है। अगर ये बोलते लेस देन 70 तो हम लोग इसकी बात नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि वो आपका 50 60 और 60 70 आ जाता। बट यहाँ पे कह रहा है लेस देन 80, तो 50 से 60 भी आ गया, 60 से 70 भी आ गया और 70 से 80 भी आ गया आपका। सो टोटल कितने लोगों को यहाँ पे आपके 15 प्लस 23 प्लस 36, सो 6 और 3 9 और 5 14, सो 3 और 5 1 6 और 1 7, सो 74/150। देख रहे हैं कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ फेवरेबल निकाल रहे हैं, टोटल हमें पता ही है और बाकी आंसर आपके स्मूथली आपके सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है जी। हिज वेज वुड बी मोर देन 100, 100 से ज्यादा, सो वो कौन से आ गए आपके, दोनों लोग आ गए, मतलब 17/150। 100 से 110 एंड 110 से 120, सो दोनों आपकी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड हो गए, तो 17/150 आ गया। हिज वेजेस वुड बी बिटवीन 70 एंड 100, 70 और 100 के बीच में कौन कौन से हो गए आपके, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार आपको। सो अगर आप यहां पे देखेंगे कि आपका एक तो ये आ गया 70 से 80, बिटवीन 70 एंड 100, सो तीनों आपके कॉलम्स आ गए इसके अंदर, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, सो तीनों आपके इंक्लूड हो गए इसके अंदर। सो 36, 42 एंड 17, सो आप इसे टोटल करेंगे तो आपके फेवरेबल आ गए, टोटल आपके 150 आउटकम्स हैं। सो कुछ अलग काम नहीं कर रहे, हम लोग सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग हमारी प्रोबेबिलिटी को सेट थ्योरी के तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि सेट थ्योरी को यूज करके हम लोग हमारी प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अलग चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है आपकी। हमने ऊपर सेट्स की बात करी है, जो हमने इवेंट्स की बात करी है, मैं उन्हीं इवेंट्स को क्या करूंगा, अपने सेट्स बना दूंगा, ठीक है जी। देखिए, applying the concept of set theory, we can give a new dimensions of the classical definition of probability. A sample space may be defined as a non-empty set containing all the elementary events of random experiment as sample points. A sample space is denoted by S. So देखिए, सबसे पहले आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस इज इंक्लूड्स ऑल योर आउटकम्स, इंक्लूड्स all outcomes, all possible outcomes, if I say all possible outcomes, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आपके S से, ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेते चलता हूं, सर आपको एग्जांपल से सॉल्व करना चाहिए लोगों। तो जब मैं बात करता हूं टॉसिंग अ कॉइन की, टॉसिंग अ कॉइन, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया वहां पे, S इज इक्वल टू हेड एंड टेल, सो इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है आपके, हेड या फिर टेल है आपके, ठीक है। मैं साथ में दो एग्जांपल लेते चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रोलिंग अ डाइस, सो डाइस को अगर आप रोल करेंगे, सो उस केस में क्या रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस हो गया। इट इंक्लूड्स ऑल योर पॉसिबल आउटकम्स, आपके जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे किस में आएंगे, आपके सैंपल स्पेस में हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है जी। सैंपल स्पेस को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं अपने, देखिए वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी इवेंट को, किसी भी हमारे स्पेस को, सैंपल स्पेस को, इवेंट्स वगैरह को, सेट्स को अपने सर्कल से शो करते हैं। तो ये होता है बेसिकली मेरा वेन डायग्राम। जब मैं बात करता हूं हेड और टेल की, सो ये हेड और टेल हो गया। जब मैं बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 की, सो ये मेरा रोलिंग अ डाइस के केस के अंदर हो गया। सो ये दोनों चीजें मेरी क्या हो गई, सैंपल स्पेस, दिस इज ऑल्सो माई सैंपल स्पेस, दिस इज ऑल्सो माई सैंपल स्पेस। या तो आप उसको नॉर्मल सेट के हिसाब से लिखते हैं या फिर आप उसको वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है जी। मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल को, रोलिंग अ डाइस एंड थ्रोइंग अ कॉइन, इन दोनों के हिसाब से आपको पूरा ये सेट थ्योरी को सुनाने की कोशिश करूंगा। सैंपल स्पेस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहां पे आप, ये सैंपल स्पेस हो गया आपका। अब मैं कहता हूं लेट्स से A इज इक्वल टू गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड। अब इसके आपके क्या क्या एलिमेंट्स हो गए, इसके आपके क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, या तो सिर्फ हेड ही होगी, या फिर आपका मैं कहता हूं B इज इक्वल टू गेटिंग अ टेल, वो क्या हो गया, सिर्फ T हो गया आपका। मैं कहता हूं C है आपका गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, सो वो क्या हो गया आपका 4 5 6। सो ये सब बेसिकली हो क्या गए आपके, ये सब हो गए आपके सिंपल इवेंट्स, ठीक है जी। और ये आप इनको कह सकते हैं ए बी सी, ये आपके अलग अलग इंडिविजुअल सेट्स भी हो गए। अब देखिए कैसे मैं इसको शो कर सकता हूं अपने वेन डायग्राम के अंदर। जब आप कहते हैं ए का हेड, मतलब गेटिंग अ हेड, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे। सो एच के ऊपर मैंने सिर्फ एक ये ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया बेसिकली आपका ए। जब मैं सिर्फ टी के ऊपर ड्रॉ कर दूंगा तो ये बन गया मेरा बी।
और जब मैं 4 5 6 के ऊपर कर दूंगा तो ये बन गया मेरा सी, क्योंकि मैं सी को क्या कह रहा हूं, नंबर ग्रेटर देन 3। सो 4 5 6 हो गया। बी क्या है मेरा, गेटिंग अ टेल, सो सिर्फ टी हो गया। गेटिंग अ हेड वो बन गया मेरा ए, तो वो सिर्फ बन गया मेरा ए। सो ए बी सी आर माई इंडिविजुअल सेट्स, जो ये पूरे को कवर करता है, इंक्लूड्स ऑल योर पॉसिबल आउटकम्स, वो बनता है मेरा सैंपल स्पेस विच इज शोन बाय एस। ठीक है जी, क्लियर हो रही है आप लोग यहां पे, आप लोगों को बात ये। सो आप देख सकते हैं यहां पे A is your number, even number in S, B is a odd number in S, C is a multiple of 3 in S. So अगर आप इनको लिखेंगे odd number in S 1 2 3 4 5 6, so 2 4 6, odd number in S, so 1 3 5, और number multiple of 3, so 3 and 6. So ये बन गए आपके A, B and C. अब अगर आपने यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 करते हैं, so आप देखेंगे सबसे पहले आपका A क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया आपका सी। ठीक है जी, सॉरी बी बन गया ये आपका। अब अगर आपको अपना ए बनाना है विच इज योर इवन नंबर, सो ये बन गया आपका ए। सो इस तरह से आप अपने ए की कंप्लीट सैंपल स्पेस के अंदर, क्योंकि सैंपल स्पेस में क्या आपके सारे इवेंट्स आ रहे हैं, सारे आपके पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, इसीलिए आप सैंपल स्पेस के अंदर अपने छोटे सबसेट्स को शो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए, लेट अस कंसीडर फाइनाइट सैंपल स्पेस S, दैट इज सैंपल स्पेस विद फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS। NS बेसिकली क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ, NS इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपने टोटल आउटकम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके सैंपल स्पेस में हमेशा क्या आता है, आपके सारे आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो किसके बराबर हो गया आपका, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विच इज NS। ठीक है जी, we assume that all these sample points are equal likely if an event A which is subset of S contains NA sample points। अब ये क्या हो गया बेसिकली आपके NA is equal to number of sample points in A। ये क्या हो गया बेसिकली आपका फेवरेबल आउटकम्स। सो वो कहां पे आपका आ गया न्यूमरेटर के अंदर। So then the probability of A is defined as a ratio of number of sample space in A to the total number of sample points in S. So NA upon NS. So favorable upon total. Definition में आपकी कोई चेंज नहीं आया, बस थोड़ा सा उसका लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक है जी, फेवरेबल अपॉन टोटल आपका हमेशा वही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, यूनियन। यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। सो यूनियन को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए दो चीजें होती है हमारे पास, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब जोड़ना, मतलब टोटल। सो टोटल ऑफ ऑल इवेंट्स, या फिर मैं ऑल की जगह लिखता हूं इसमें बल्कि मैं टोटल ऑफ टू इवेंट्स। आप जिन भी दो इवेंट्स के यूनियन की बात करते हैं, सो टोटल ऑफ टू इवेंट्स। और इंटरसेक्शन हो गया आपका कॉमन ऑफ टू इवेंट्स। इवेंट्स कह सकते हैं या फिर आप इसको सेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सो टोटल ऑफ टू इवेंट्स एंड कॉमन ऑफ टू इवेंट्स। जो यूनियन होता है वो हो गया आपका टोटल, जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है आपका कॉमन। देखिए कैसे, ये है आपका, मैं एक काम करता हूं बजाय सैंपल स्पेस को बनाने के, आपके में ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है जी, दोनों को अलग अलग कलर से शो कर देता हूं एक बार आप लोगों को। ये आपका ए हो गया आपका, ठीक है जी, और आपका ये बी हो गया। ये पोर्शन हो गया आपका बी। ये तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है जी, अब अगर आप बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन की, सबसे पहली बात इंटरसेक्शन में यहां पे लिखा क्या है आपका, कॉमन, कि कौन सा एरिया कॉमन है। आप लोग इजीली देख सकते हैं कि जोन सा पोर्शन आपका क्या हो रहा है, डबल शेड हो रहा है, मतलब वो ए के अंदर भी आ रहा है, वो आपके बी के अंदर भी आ रहा है। सो कौन सा हिस्सा है, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है जी, सो ये बेसिकली क्या हो गया आपका कॉमन इंटरसेक्शन। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग इंटरसेक्शन को उल्टा यू लिखते हैं और यूनियन को सीधा यू लिखते हैं। सो दिस इज योर एरिया ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, और आप यूनियन की बात जब कर रहे हैं, आप टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल में क्या आ गया बेसिकली आपका, ये सारा पोर्शन आ गया। ये सारा पोर्शन आ गया आपका टोटल के अंदर।
सो टोटल के अंदर क्या हो गया आपका सारा पोर्शन आ गया. सो दिस एरिया इज योर ए यूनियन बी. ए यूनियन बी. सो द होल एरिया, क्योंकि हमने क्या लिखा टोटल ऑफ टू इवेंट्स, सो वो हो गया आपका ए यूनियन बी. और जब मैं सिर्फ कॉमन की बात करता हूं, उनके इंटरसेक्शन की बात करता हूं, सो वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी एरिया. ठीक है जी, क्लियर हुई यहां पे आप लोगों को एक ही बात कि कॉमन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैं कुछ चीजें यहां पे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूं. जैसे अगर आप समझेंगे कि ये पोर्शन, आप सोचिए कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो गया. और ए यूनियन बी अगर आप निकालने की बात करेंगे तो वो ये पोर्शन प्लस में आपका ये पोर्शन, ये टोटल करेंगे तो आपका यूनियन आ जाएगा. बट यहां पे कॉमन कुछ नहीं है तो वो क्या हो गया आपका 0 हो गया. बट अगर मैं कहता हूं आपको यही आपका ए है और यही आपका बी है, सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो गया आपका, वो ए के बराबर भी हो गया, वो बी के बराबर भी हो गया, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं. दोनों में जैसे कि अगर आप कहते हैं कि ए सपोज कीजिए 1 2 3 है आपका, और जो बी है वो भी 1 2 3 है आपका, तो दोनों क्या हो गए अल्टीमेटली आपके दोनों बराबर हो गए. सो कॉमन भी दोनों में क्या आ गया आपका 1 2 3 आ गया. सो वो भी किसके बराबर हो गया आपका ए के बराबर भी हो गया और वो आपका बी के बराबर भी हो गया. ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है यहां पे. ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा ये बात. सो अगर आप यहां पे देखेंगे कि so is defined as a set of events containing all the sample points of event A or event B or both the events. so आपका यहां पे क्या आ गया आपका और की जब भी हम लोग बात करते हैं वो होता है आपका यूनियन, एंड जब मैं एंड की बात करता हूं वो होता है आपका इंटरसेक्शन. मैंने अभी आपको ऊपर क्या लिखवाया था थोड़ी देर पहले, और का मतलब टोटल एडिशन एंड का मतलब क्या है आपका कॉमन, तो कॉमन का मतलब क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन. ठीक है जी, जैसे जैसे मैं चीजें लिखवाते हैं आप अगर उन चीजों को दोबारा समझेंगे, एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है जी, तो और का मतलब होगा यूनियन, एंड का मतलब हो गया आपका इंटरसेक्शन. सो जब भी मैं कहूंगा ए और बी, इट मींस ए यूनियन बी, और मैं कहूंगा ए एंड बी, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी. ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका कॉमन. अब अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, यहां पे इन्होंने यही शो करा हुआ है, ये आपका ए एरिया हो गया पूरा, ये आपका बी हो गया और ये आपका कॉमन हो गया. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. इंटरसेक्शन की मैंने आपसे बात कर ली था. इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स मे बी डिफाइंड एज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सैंपल पॉइंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ द इवेंट्स. ठीक है, शो वाली बात मैंने आपको कर ली. इन द अबव एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब आप सोचेंगे ये साइन किस चीज का है, इसको हम लोग कहते हैं फाई. ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं फाई, इसका मतलब होता है आपका 0. ठीक है जी, इसका मतलब होता है आपका 0, कुछ भी नहीं है. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, इट मींस द इंटरसेक्शन इज द कॉमन इज 0. द कॉमन इज 0. ठीक है जी. और दूसरा एग्जांपल में आपका यहां पे अगर आप देखेंगे आपका एक सेकेंड, आपका अगर मैं एग्जांपल ऊपर जाता हूं, आपके ये ऊपर वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आप चाहे इस एग्जांपल को बात कर सकते हैं, बाकी आई एम श्योर आपको समझ में आ चुकी होगी वाली चीज. सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप. अब आते हैं हम लोग डिफरेंस के ऊपर. अच्छा, एक चीज और से पहले समझिए, सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी आर नल सेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं. आपके फाई को हम लोग क्या कहते हैं साथ में आपके, नल सेट, मतलब 0. नल मतलब 0 हो गया आपका. सो अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है आपका, इट मींस दैट देयर इज नथिंग कॉमन इन ए एंड बी. एंड इसी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब अगर आपको याद हो, हम सबसे पहले क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इट मींस ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो ये भी आपको एक तरीके से आपका एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन हो गई कि जब आपका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 के बराबर होगा. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, इट मींस बोथ आर एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो it is obvious that A and B are mutually exclusive events as they cannot occur simultaneously. The difference of two events, अब दोनों का डिफरेंस की हम बात करते हैं. So difference का मतलब क्या हो गया, difference is equal to A minus B. So A minus B का मतलब क्या हो गया, elements which are available in A but not in B. आपको ए में से बी को माइनस करना है, तो
जो आपके ए के अंदर एक्स्ट्रा आपके एलिमेंट्स बचेंगे वही क्या होंगे, आपके ए माइनस बी का आंसर होगा। ठीक है जी, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल शो कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी बने इस चीज के अंदर। मान लीजिए मेरे पास ए है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, और बी है मेरे पास 1 2 3। सो ए माइनस बी क्या हो गया, वो एलिमेंट्स जो कि ए में तो हैं पर बी में नहीं है, तो वो कौन कौन से हो गए आपके 4 5 एंड 6। ठीक है जी, अब मैं अगर कहता हूं आपको एक मैंने बी ले लिया 1 2 3 एंड 9, तो अब मेरा a माइनस बी क्या होगा, देखिए 1 तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया। आप सोचो सर 9 का क्या करेंगे, 9 तो एक्स्ट्रा हो गया, तो 9 हमारा a माइनस बी में आ जाएगा, a माइनस बी में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि वो एलिमेंट्स जो a में हैं पर b में नहीं है। सो आपको सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखने, मतलब 4 5 6 ही लिखेंगे आप, आपको 9 से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है जी, सो आप यहां पर देख सकते हैं x belongs to A but x does not belong to B. So अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करूं आपको, देखिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पे फटाफट शो करता हूं। A इंटरसेक्शन B, ये आपका सिंपल ये बन गया, आपका इंटरसेक्शन एरिया ये हो गया आपका। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 अगर मैं बोलता हूं नल सेट, सो ये बन गया आपका ऐसे, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके अंदर। देन अगर मैं कहता हूं आपको कि जैसे अभी हमने ऊपर बात करी A माइनस बी की, सो ये आपका A है, ये आपका B है। मैंने ऊपर क्या बोला, एलिमेंट्स अवेलेबल इन A बट नॉट इन B। सो वो कौन सा पोर्शन हो गया आपका, ये सारा पोर्शन हो गया आपका, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स है जो A में तो हैं पर B में नहीं है। अगर मैं बोलता हूं B माइनस A, सो वो एलिमेंट्स जो कि B में तो हैं पर A में नहीं है, सो वो हो गए सारे आपके ये वाले एलिमेंट्स। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A माइनस A इंटरसेक्शन B, क्योंकि अल्टीमेटली क्या किया आपने, A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दिया और इसमें B माइनस B इंटरसेक्शन A को कर दिया आपने। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां पे आप लोगों को बात ये। चलिए ठीक है जी, तो यहां पे आप ये देखेंगे ग्राफ आपका, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है जी, A माइनस B ये वाला पोर्शन हो गया आपका, जैसा मैंने आपको शो किया। तो इसको आप कह सकते हैं A माइनस B, ये आपका एरिया हो गया सेंटर वाला A इंटरसेक्शन B, और ये B माइनस A हो गया आपका। यहां पे इन्होंने देखिए लिख क्या रखा है आपका, इसको आप साथ में लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आल्सो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया आपका B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। मैं यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट वाली भी एक बार दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूं वेन डायग्राम में। सो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बेसिकली आपका, देखिए ये A है, ये B है, मैं A कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं। सो ये सारा पोर्शन क्या हो गया आपका A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है पर B में है या उसके अलावा हैं। जो आप B कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है। सो अगर आप देखेंगे आपका ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए आपके सेम हो गए, इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A को B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इन सबको आप अच्छे से नोट कीजिए, इन वेन डायग्राम को दोबारा बना बना के देखिए, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बना बना के देखिए, उससे आपको क्लैरिटी बनेगी इनकी। ठीक है जी, सो कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको पहले मतलब समझाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए मे बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्पेस एंड द इवेंट ए। सो ये आपका सैंपल एक आपका इवेंट है ए, ये आपका सैंपल स्पेस है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, सारा ये बाहर वाला पोर्शन, ये बेसिकली क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं NS माइनस NA, टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो क्या बन गया बेसिकली आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, नॉन अकरेंस वाली हम लोगों ने ऊपर बात करी थी, तो ये उसी से रिलेटेड है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कुछ फॉर्मुलाज वगैरह आते हैं हमारे पास। सो नाउ वी आर इन द पोजीशन टू रीडिफाइन सम ऑफ द टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन 17.2, सॉरी इट शुड बी 16.2 होना चाहिए यहाँ पे। टू इवेंट्स A and B are mutually exclusive if P probability of A intersection B is equal to 0। मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको कुछ फॉर्मुलाज लिखवा रहा हूं आपके, आप लोग सबसे पहला फॉर्मूला नोट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको एन ए करके ही लिख लीजिए। एन number of elements in A intersection A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। आप लोग सोचेंगे सर हम A intersection B को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब मैं इसकी बात करता हूं, मैंने अभी आपको जो ऊपर ग्राफ बना के शो किया था, अपना वेन डायग्राम बना के शो किया था, उसमें मैंने क्या शो किया था आपको कि ये आपका A है, ये आपका B है, एंड द कॉमन एरिया इज दिस। अब ये जो आपका कॉमन एरिया है A इंटरसेक्शन B इज अवेलेबल इन A एंड B एज वेल, ये दोनों के अंदर आ रहा है आपका। तो जब आप NA प्लस NB करेंगे तो इसमें क्या हुआ आपका NA इंटरसेक्शन B इज एडेड ट्वाइस, ये दो बार ऐड हो गया ना आपका A के साथ भी और B के साथ भी, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट वंस, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने क्या किया, उसको माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस कर दिया हम लोगों ने से। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब दूसरी चीज, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पे, आप इसको प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये आपके बन गए दो चीजें। अब अगर सपोज कीजिए आपके पास दो से ज्यादा इवेंट्स हो तो क्या करेंगे आप, सो देखिए दो से ज्यादा इवेंट्स होंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इफ, और इफ आई से एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, सो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक बार मैं आपको वेन डायग्राम शो करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनेगी तीन इवेंट्स के केस के अंदर। देखिए ए बी और सी, सो ए बी सी। ठीक है जी, मैंने सबसे पहले क्या किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर दिया। अब आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये दो बार रिपीट हो गया, ये भी दो बार आ गया, ये भी दो बार आ गया। ये है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ये है क्या आपका ए इंटरसेक्शन सी, ये है क्या बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्या करूंगा, एक एक बार इनको माइनस कर दूंगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब आप एक चीज देखिए, ये जो आपका सेंटर वाला पोर्शन है ये क्या है, बेसिकली आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपको थोड़ा सा विजुअल करने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बड़ा वाला एक बार पूरे स्क्रीन पे शो करके दिखाता हूं इसको, ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए तीन वाले केसेस के अंदर। देखिए ए बी और सी, सी बी ए, तो ये जो पोर्शन है बेसिकली आपका, देखिए ये वाला छोटे वाला जो पोर्शन है ये है क्या, ये तीनों के अंदर आ रहा है आपका, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया आपका ये। ठीक है जी, तो जब आपने इन तीनों को माइनस किया एक एक बार, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सो ये भी माइनस हो गया आपका। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो रही है आप लोगों को बात क्लियर। आपने एक बार ए के साथ इसको ऐड किया, बी के साथ इसको ऐड किया, मैंने इसको एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, आपने इसको इस पोर्शन को एक बार ए के साथ ऐड किया, सी का ऐड किया, मैंने एक बार माइनस कर दिया। फिर इस पोर्शन को आपने एक बार बी के साथ ऐड किया, सी के साथ ऐड किया, तो मैंने एक बार माइनस कर दिया। पर ये जो बीच वाला है ये माइनस हो चुका है, इसलिए मैंने इसको एक बार ऐड कर दिया। तो ये मेरा बन गया तीन वाले केसेस के अंदर फॉर्मूला। सो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, अब इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों क्या है, अलग अलग हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सारे मेरे क्या है, ये जीरो हैं। सो आपका इस केस में क्या बन जाएगा, 4 नंबर, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, क्योंकि बाकी सब तो जीरो है मेरे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब तीनों अलग अलग हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी, सो अगर यहां पे देखेंगे आपका फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, आपका सेकंड मैंने आपको बता दिया, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, अगर दोनों क्या हैं आपके एग्जॉस्टिव हैं, अगर दोनों मिलके आपके क्या बना दिया, पूरा सैंपल स्पेस बना दिया। सो इफ ए
and B are exhaustive. इसका मतलब क्या हो गया आपका? That the total, it means total of A and B is equal to or is same as sample space. ये मेरा एग्जॉस्टिव का मतलब था कि आपका हेड और टेल उनका मिलाने के बाद मेरा क्या बन जाएगा? पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा. सो NA प्लस NB इज इक्वल टू NS. ये हो गया अगर मेरे दोनों क्या है? एग्जॉस्टिव है. ठीक है जी. सो सिमिलरली अगर आपके सॉरी वहां पे आपका क्योंकि इन्होंने यहां पे देखिए क्या बात कर रहे हैं ये लोग, आपके बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, इसलिए इसको 1 लिख दिया. मैं वहां पे नंबर की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने उसको क्या करा था? आपका मैंने NS कर दिया था. ठीक है जी. आप इसको NA यूनियन B भी कर सकते हैं. ठीक है जी. मैं यहां पे लिख भी देता हूं इस चीज को. सो N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NS. मैं यहां पे नंबर्स की बात कर रहा हूं, ये लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों चीजें एक ही बराबर है. ठीक है जी. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या कहता है बेसिकली आपका? देखिए अब सिमिलर केस हो गया आपका 3 इवेंट्स का, कि 3 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव. सो उसके केस में क्या हो गया आपका? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1. देन 3 इवेंट्स A B C आर इक्वली लाइकली. जिसमें आपको पहले बताया कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी. सो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC. सो जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखी है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर. देखिए कैसे? मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे साथ साथ आपको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो जो मैंने नंबर के अंदर लिखा है, क्योंकि नंबर अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके. ठीक है जी. देन सेकंड में बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. अगर वो आपके एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि ये आपका 0 बन गया. ठीक है जी. थर्ड के अंदर अगेन आपको क्या करना है? सिंपली N की जगह आपको प्रोबेबिलिटी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे. तो मैं इसको थोड़ा साइड में करके लिख देता हूं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ठीक है जी. और अगर वो आपके एक्सक्लूसिव हो गए तो सिंपल आपका काम हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C. तो सिर्फ आपको N की जगह P में कन्वर्ट करना है और आपका प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो. ठीक है जी. अब आप इसको करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1. यहां से आप लोग एक चीज नोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है जी. इक्वली लाइकली केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ये हो गया आपका इक्वली लाइकली का केस. ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. अब देखिए एग्जांपल 16.8 कि क्या कहता है एग्जांपल 16.8? 3 इवेंट्स A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या है? 0 है आपका. एग्जॉस्टिव मतलब इनका सम क्या है? इक्वल टू 1 के. सो मैं यहां पे लिख देता हूं A इंटरसेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0, B इंटरसेक्शन C इज ऑल्सो इक्वल टू 0. पहली बात ये आपका हो गया. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया आपका? PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 1. ये आ गया. और इक्वली लाइकली मतलब तीनों क्या है? आपस में बराबर है. तीनों क्या है? आपस में आपके बराबर हैं किसी कांस्टेंट के. तीनों 1 के बराबर हैं, तीनों K के बराबर है. तो K प्लस K इज इक्वल टू 1. सो K इज इक्वल टू 1/3 आ गया आपका. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A? अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A का मतलब क्या था आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी आ गई आपकी? 1/3 विच मींस 2/3. ठीक है जी. आई होप आपको एग्जांपल क्लियर हुआ हो यहाँ पे. ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. एक्सोमेटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. देखिए कुछ अलग नहीं है. मॉडर्न के अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजों को इंक्लूड करते हैं, बट मैं उतना ज्यादा यहाँ पे जाना नहीं चाहता. मैं सिंपली आपको जो हमारे बॉक्स के अंदर चीजें मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी. ये बात आपको समझ में आ गई? 0 होगी तो इम्पॉसिबल होगा या फिर हमेशा उससे बड़ी होगी.
प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, अभी मैंने आपको बताया था। एंड फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 A3 उनका यूनियन किसके बराबर है, उनके सम के बराबर है। ये भी मैंने अभी आपसे बात करी थोड़ी देर पहले। सो वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। मॉडर्न उन्होंने नाम लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें हमने सेट्स वगैरह को यूज किया इसलिए उन्होंने मॉडर्न नाम दे दिया, इसीलिए बाकी और कुछ इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका एडिशन थ्योरम और थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। सो ये जो आपके थ्योरम्स हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा थ्योरम्स क्या है आपकी कई हमारे पास 4-5 आपकी थ्योरम्स हैं और उनके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं। सो ये सब मैं आपसे कवर करूंगा, आपसे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूंगा। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है हमारे बेसिक प्रोबेबिलिटी की, उसका मतलब क्या होता है, उसके हम लोग करते क्या है, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करना है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। वेन डायग्राम की हमने बात करी, सेट्स थ्योरी को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और सेट्स थ्योरी को यूज कैसे करना है प्रोबेबिलिटी के अंदर वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स वगैरह हैं जो आगे की चीजें हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो है वो सब चीजें हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।